में कोरोना ने किया बुरा हाल, पीडीएम में जारी है तकरार। पीएमएलएन के मुताबिक स्टैब्लिशमेंट ने किया नया सिलेक्टर तैयार, हमाद अदर पाए नए वजीर खजाना करार। छोटे से ओहदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई? छोटा ओहदा है तो फिर क्यों उस पर इतनी हरधर्मी थी? नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है, वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं। भागना खुद को है, इल्जाम औरों पे लगाना है। आपकी कोई जागीर है पीडीएम ऐसे कर दिया? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे लाख बात। ये तो नहीं करे ना कि अब फला इलेक्टेड है और फला सिलेक्टेड है। राजा परवेज अशरफ, उनको जाना था, वो भी ECL पे हैं। अब मैं नहीं कहूँगी कौन है और कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस टॉक विद फातिमा राना में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने वीडियो देखी और आपने देखी किस तरह से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान तकरार जारी है, लेकिन इस तकरार की असल वजह क्या है इस वीडियो में देखते हैं। सिर्फ जरदारी साहब ने ये ऑफर की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियां साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक्तदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। और जहां तक सब पर भारी की बात है, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। भाई भारी सबको होना आता है। तो नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा कि मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा कि जरदारी साहब नवाज शरीफ को कन्विंस कर रहे थे कि परवेज इलाही भी ऑन बोर्ड हैं, बुज़दार को हटा दिया जाए और उनकी जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए। तो ये ऑप्शन पर गौर किया जा रहा था। आज के जो मेहमान हैं उनके इंट्रोडक्शन देती चलूं। पीएमएलएन से मोहम्मद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है और पीटीआई से शमसा अली ने ज्वाइन किया है। जिस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, चलते हैं शमसा अली साहिबा के पास और उनसे जानते हैं। जी शमसा, अगर हुकूमत को गिराने की बात की जा रही है या बुज़दार साहब को चेंज करने की बात की जा रही है, तो हुकूमत को इसकी खबर तो होगी। जी बहुत शुक्रिया फातिमा। बिल्कुल जी, खबर हर किस्म की खबर, और ये खबर आज की नहीं, पहले दिन जिस दिन हमारी हुकूमत अभी आई थी उस दिन कह रहे थे कि जी आज हुकूमत जा रही है, कल हुकूमत जा रही है। आप सब इस बात के महफिल में अच्छी तरह से गवाह भी है और आप लोग ही माशाल्लाह मीडिया सब रिपोर्टिंग भी करता रहा, बताता रहा कि ये 2 दिन की हुकूमत जो है 2 दिन की मेहमान है, पंजाब हुकूमत तो शायद आधे दिन की मेहमान है। तो ये बातें तो हम प्यार से आई हैं और ये बातें बहुत देर से सुन रहे हैं। और ये जो बातें थी, ये जो जिस तरह से ये हुकूमत को गिराने की कोशिश, गिराने की बातें हो रही है, वो कि मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, सिर्फ इस मसले के लिए है कि इन्हें मालूम है कि ये जो इमरान खान साहब है वो किसी तरीके से भी इनके साथ जो इन्होंने इस मुल्क के साथ लूट खसूट या जो करप्शन किया उस पर समझौता नहीं करने वाले। इन्हें ये समझ आ चुकी है और इसी चीज को ये बार बार ये लोगों को और अपने कौम को बताने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानियों को कि ये हुकूमत चलने वाली। लेकिन शमसा अली साहिबा, इस दफा उनका दावा ये भी है कि उनके साथ है जो जिसको बाप कह रही है मरीम नवाज साहिबा, तो उनके साथ इदारे भी साथ हैं। देखिए बात यह है फातिमा के जो इमरान खान साहब है या जो हमारी हुकूमत है, हमने ये हुकूमत, हम अगर हुकूमत में आए तो हम कोई लूट खसूट करने के लिए नहीं आए, हम एक मिशन से, एक गोल से, एक विजन से आए हैं। की जानिब कैबिनेट में हाल ही में तब्दीलियां नजर आई और हफीज शेख साहब को बदलने का फैसला किया गया। और ये फैसला किस बुनियाद पर किया गया, पहले तो हम हुकूमत की तरफ चलते हैं, शमसा साहिबा से जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि क्यों बदला गया। फाइनेंस मिनिस्टर तीसरा है जो बदला जा चुका है, क्या वजूहात है?
जी शुक्रिया फातिमा। देखिए बात यह है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इमरान खान साहब है या जो हमारी पार्टी है या जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल हमारे जितने भी हमारे कैबिनेट है सारे जो भी काम है हमने जो हमें इस वक्त देखिए जो भी एक टीम का लीडर होता है वो जो बेहतर समझता है वो डिसीजन लेता है। तो अभी आप देखें अभी हमारे नजर साहब आए थे, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी उस वक्त में कई बहुत अच्छे भी काम जो मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो गए कुछ ऐसे थे, लेकिन जो टीम का जो हमारा जो भी लीडर होता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं तो खान साहब ने जब हफीज शेख साहब को लगाया था जज करके उसके मुताबिक किसी को भी चेंज कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये तो नहीं है कि हमने अगर ला के किस आठदार को बिठा दिया तो वो सयाह करे सफेद करे वो नहीं चले एक आध बार तो गलती हो सकती है ना, डॉलर झोंक दे मुल्क के स्टेट बैंक से और वो सबसे बड़ा जो है क्या उसका नाम है डेफिसिट जो हो उसका करंट अकाउंट का वो हो जाए, फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म हो जाए, लेकिन वो अपने वो इधर से उधर खर्च करने के लिए। तो आप देखें दुनिया में जो फाइनेंशियल जो तरीका है जो 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 फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है या लेटेस्ट है उसके मुताबिक हम इस तरह की दो नंबरी नहीं करना चाहते। इन्हीं वजह से तो हमारा मुल्क पैटर्स पे गया है। तो लेकिन शमसा साहिबा समझता है कि उन्होंने अगर मेरा सवाल सुन लें क्या हमारे नजर साहब जो है यंग एक अच्छा वाइब्रेंट हमारे मेंबर है कैबिनेट के, उनको अगर ये सौंपी गई है तो इंशाल्लाह एक अच्छे उसके लिए नताज के लिए कि पाकिस्तान से और बेहतर से बेहतर हमारे नताज हो और खास तौर पे जो हमारे महंगाई है उसके लिए भी बेहतरी के नताज आए। और तो इसमें कोई ऐसी ये कोई इतनी बड़े अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये तो नहीं किया ना कि जब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर रहा शाहजहां साहब रहे तो रहे, उसके बाद अपने प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे बिठा के उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया कि उनको कोई किसी को जवाब नहीं देना हो। मुझे तो हैरानी उस वक्त होती है जब ये लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा जी वो तो जी बाहर से आया, फलां जी वो IMF का आया, भाई वो तो बाहर से आए अपने मुल्क में चले आके काम कर रहे हैं। आपके अपने मुल्क के जो लोग इतने जो यहीं से शुरू कहाँ से हुए शाहजहां साहब या ये जो अपने नवाज शरीफ एंड फैमिली और जाके ये पूरे लंदन आके लंदन को ये सब ओन कर रहे हैं और जब वक्त आया तो सारे मुल्क से दरबदर हो गए। तो ये लेकिन शमसा साहब सवाल सुने मेरा, किस तरह के हमारे लीडर्स हैं, किस तरह के ये हमारे ये सो कॉल्ड वो है ये फाइनेंस मिनिस्टर ये जो कि ये प्राइम मिनिस्टर जब किसी को मिनिस्टर साहब ने अपने जहाज खान साहब जब किसी को कोई ओहदा देते हैं क्या कोई अहलियत नहीं देखते हैं? ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा और ना ही होना चाहिए। शमसा साहब बात सुने, जब असद उमर को हटाया गया हफीज शेख को लगाया गया और उसके बाद 2-2.5 साल बहुत तारीफों के बुल बांधे, इमरान खान साहब ने कहा कि जो हफीज शेख साहब बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, सब कुछ कंट्रोल में जा रही है, इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन अब जब बदला है तो वजह वही बताइए हमादत साहब को लगाने की कि उनसे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर नहीं किया, लेकिन एक वक्त होता है एक चीज का ये जो है ये इलेक्टेड क्योंकि है और ये मैं समझती हूँ कि बड़ा अच्छा चेंज है और इन्होंने बहुत देर काम किया। लेकिन शिबली फराज साहब ने हाल ही में जो बयान दिया है खान साहब की तरफ से, उन्होंने कहा है कि बात सुने, शिबली फराज साहब ने हाल ही में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी इकोनॉमी ठीक से, महंगाई बढ़ रही थी, इस वजह से बदला है। तो देखे तो फिर तो आपको ये मैं तो बताने की कोशिश करी कि तो कोई अहलियत नहीं देखी जाती किसी को कोई ओहदा देने के लिए? कुछ काम उन्होंने सही किए जिसमें वो बहुत अच्छा उन्होंने काम कर दिए, कुछ उनसे नहीं अगर हो रहे थे तो अगर अपने मुल्क के उसके लिए कि महंगाई के लिए या उसके लिए चेंज किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा उनको नहीं। तो शमसा साहिबा यहाँ पे किसी को भी मिनिस्टर लगा दिया जाएगा, वो प्रैक्टिस करेगा और चला जाएगा, फिर नए बंदे को प्रैक्टिस के लिए लगा दिया जाएगा। क्यों ना कोई एक अहल बंदा ढूंढा जाए जो अपने काम ठीक से कर पाए। हम भी देखे फातिमा, हम भी देखते रहे ये सारा वक्त ये हमारे साथ ही वाज ऑन बोर्ड विद द फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ ये वो खुद कहते हैं मैंने IMF की सारी मीटिंग भी अटेंड की, शायद अभी थोड़ी देर पहले उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, तो ये ऑन बोर्ड थे और ये जो अपनी टीम के साथ मिलकर इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने दोबारा ये भी कहा कि मैं उनसे भी अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उनसे भी चलिए आपका पॉइंट आ गया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं समझती हूँ अगर कोई भी चेंज अपने मुल्क के बेहतरी के लिए किया इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल फायदा तो नहीं था। शमसा साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया और मोहम्मद इकबाल साहब की जानिब चलेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम हो रहा है ब्रेक का, चलते ब्रेक की जानिब। शमसा साहब आप क्या कहेंगी? इकबाल साहब तो कहते हैं कि PMLN ने तो बहुत खूबसूरत बना दिया पाकिस्तान को
اور آپ لوگوں نے تو کہیں پہ بھی پیسہ نہیں لگایا. میں تو ہمیشہ ایک بڑا سمپل سا کوشچن پوچھتی ہوں کہ یہ جو پنجاب میں 35 سال ان کا رول اور ہماری پی ٹی پی کا میرے خیال میں 35 سال سندھ میں رول, تو یہ اگر یہ دونوں جو پروونسز میں اتنے اعلیٰ یہ ایڈمنسٹریٹر اور اتنے اچھے انہوں نے کام کیے ہوئے ہوتے اور ہم اس وقت بہت ڈیولپڈ ہو گیا ہوتا پنجاب یا سندھ, تو پاکستان تو میں کہتی ہوں ڈیولپڈ ملک کی صف میں کھڑا ہوا ہوتا. پاکستان نیچے گرا کیوں, نیچے کیوں گیا؟ تعلیم میں ہم سب سے کم, ہمارا تعلیم میں ہمارا سب سے برا حال ہے. حالانکہ ہمارے اسکول اور ہمارے کالجز ایک زمانے میں بہترین انسٹیٹیوشن ہوا کرتے تھے, لوگ باہر سے آتے تھے یہاں پڑھنے پاکستان میں. پھر یہ جو تھا آپ کا آئی بی اے جو ہے وہاں کا انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے کراچی کا, پہلا امریکہ کا وارٹن کا پہلا امریکہ نے زندگی میں پہلی دفعہ جو بائر انسٹیٹیوٹ بنایا وہ پاکستان میں بنا تھا. یہ وہ وقت تھا ہیلتھ کا تھا. ہمارا جو میو ہاسپٹل اور جو ہاسپٹل کی سروسز تھی ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ کوئی باہر جا کے علاج کراتا ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ہم میں ایک اپر مڈل کلاس کی یہاں پہ فیملی میں بلانگ کرتی ہوں اور ہم ساری عمر لاہور میں رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ چھینک بھی مارتے ہیں تو ان کو باہر سے ابھی بھی میں خبر تو سن رہی تھی, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت دے, مریم نواز کو بھی, لیکن باہر سے ڈاکٹر جب تک نہ آئے تو ان کے علاج نہیں ہوتے. تو کیسے انہوں نے یعنی کہ یوں نوز ڈائیو گرایا ہے پنجاب کو بھی اور سندھ کو بھی, اور اس کی وجہ سے پاکستان گرا. یہ دونوں دونوں یہ جو پارٹیز کی حکومتیں تھی, اگر پاکستان اتنا مین جو آپ کا ہوتا ہے, آپ کا ہیلتھ ہوتا ہے, آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, آپ کے ادارے جو ہیں, اداروں کو انہوں نے سب کو ختم کر دیا. ہر جگہ اپنا بندہ لگا کے, کیونکہ جب آپ کرپشن کریں گے اور آپ کی کرپشن کے کوئی کوشچن نہیں کر سکے گا تو وہی بندہ کوشچن نہیں کرے گا جو آپ کا اپنا بندہ ہوگا. تو یہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارے جو ایون سرونٹس ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جائے, وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ میں جائے. یہ حال انہوں نے گورنمنٹ اسکولس کا کیا. تو آپ نے گورنمنٹ اسکولس میں کوئی بہتری کی؟ رہائشی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے یہاں پورے یعنی کہ پورا ڈائنامک سے چینج تھا. بس صرف یہ ہے کہ آپ کاریں بڑی سے بڑی رکھ لیں, بلڈنگ اونچی اونچی جو ہے وہ بنا لیں, سڑکیں بنا لیں. عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا اور اپنے ملک کو نیچے. یہیں پہ میرا ایک سوال ہے. نہیں مجھے وقت دیجیے گا, میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سڑکیں بنانے میں ہی ان کو پیسے اور ساری جو تھے چلیے شمس صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. صرف نہیں بنائی, سڑکیں نہیں بنائی, آپ کو نظر نہیں آتی چیزیں. آپ میرے شہر کے اندر آئے, گجرانوالہ کے اندر میڈیکل کالج وہاں پہ بنا, اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل کالج بنایا اور 500 بیڈ کا وہاں پہ اسپتال بن رہا ہے. آپ پہ آتے ہیں, آپ نے شیخ عمر کی مثال دی, میں آپ کو گجرانوالہ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ چلے میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس ٹائپ کا اسپتال وہاں پہ بنا ہے اور 500 بیڈ کا اسپتال وہاں پہ بن رہا ہے اور میڈیکل کالج وہاں پہ بنا ہے گجرانوالہ کے اندر, جو صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا کہ میڈیکل کالج ہی بن رہا ہے گجرانوالہ میں. تو میں حیران ہوں کہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ہیلتھ میں کام نہیں. ہیلتھ کارڈ کس نے شروع کیا تھا جس کی آپ نقل مار رہے ہیں, اور یہ آپ نے ساری باتیں کی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں. پھر آپ نے کوئی سکولوں میں بہتری لائے ہوں, آپ نے اسپتال میں, میاں شہباز شریف صاحب وہ لیڈر تھے, میاں قائد محترم میاں شہباز شریف وہ لیڈر تھے جو ہسپتالوں میں جا کے لیٹرین تک چیک کرتے تھے. یہ کہتی ہے ان ہسپتالوں میں گند پڑا ہوا تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کا لیڈر کسی غریب آدمی کے ساتھ جاتی تو وہاں ہیلی کاپٹر اتارتے تھے اور انصاف دلواتے تھے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, ان کو نظر ہی نہیں آتا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. جو انہوں نے 3 سال میں کیا وہ ذرا بتا دیں, تفصیل بتا دیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. ہم نے ہر ایک جو ادارہ ہے, چاہے وہ قومی ادارہ ہے, چاہے وہ ہاسپٹل ہیلتھ سروس ہے یا ایجوکیشن ہے, ہم نے ہر ایک کا ایک ڈائریکشن فارم کرنے کی کوشش کیا. ہم نے بورڈز بنایا جو کہ ریسپانسبل ہو اپنے ہاسپٹلز کے. میں آپ کو بتایا نا, ایجوکیشن سسٹم ہم سارا یونیفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پھر ہیلتھ کارڈ, جو آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کر رہے ہیں اقبال صاحب, یہ تو ہوا ہی شروع. آپ کو پتا ہے کہ یہ نام ہیلتھ کارڈ جو ہے, ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ویکسین پہ بھی بات کر لیں. پورے پنجاب میں یہ ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ سب کو ملیں گے, سب کو ملیں گے. صاحبہ جب ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ کرونا ویکسین پہ بات کر لی جائے کہ پاکستان میں کرونا ویکسین کی شرح باقی ممالک سے سب سے کم ہے, 0.something ہے. جبکہ اگر ہم پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں میں دیکھیں, چاہے وہ غریب ترین ملک بنگلہ دیش ہی کیوں نہ ہو, وہاں پہ 3% شرح ہے کرونا ویکسین کی. ایسے ہی اگر ہم بات کریں, دیکھیں میری بات سنیں, یہ اس پہ بالکل انہوں نے کل بتایا, جو اپنا اسد عمر صاحب نے جو NCOC کے ہیڈ بھی ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو یہاں پہ آرڈر کیا ہوا تھا, جو بھارت جیسا ملک جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ کرونا ویکسین خود سے بنا رہا ہے, ہم لوگ بنا بھی نہیں رہے. اس لائن پہ بھی ہمیں چلنا چاہیے اور چلیں گے بھی, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں سے کب چلیں گے, بڑی ٹیکنیکل وجہ سے
वो नहीं आया, लेकिन अब दोबारा से वैक्सीन आ रही है और वो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको ये वैक्सीन फ्री लगेगी। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी से पहले लगाना चाहते हैं जब आधे लोग फौत हो जाएंगे, उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। और आप देखें कि ये जो कोरोना इस वजह से हुआ कि वो जो हमें इंडिया से आ रहा था हमारा एक खेत, तो उसमें कोई अच्छी टेक्निकल वजह होगी कि और भी मुल्कों को इंडिया नहीं भेज सका, तो उसकी वजह से। लेकिन अब इस वक्त हमारी अभी कल मेरे ख्याल में आया जहाज वहाँ चाइना से पूरा लेके वैक्सीन काफी ज्यादा, और अभी दोबारा आ रहा है, तो इंशाल्लाह देखेंगे आपकी ये चलिए टाइमली यूके से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया जाता या एटलीस्ट रोका नहीं जाता। जो लोग वहां से आ रहे थे उनको एसओपी पर अमल दरामद कराया जाता, उन्हें क्वारंटाइन किया जाता, कोविड टेस्ट किया जाता। जब तक उसकी रिपोर्ट ना आती तब तक उन्हें पाकिस्तान में ना आने दिया जाता। ये गलती हमने 2020 में की और अब 2021 में भी की, और उस गलती का नतीजा देख लें कि पाकिस्तान में कोरोना के जो केसेस हैं 100% तक बढ़ते जा रहे हैं। 100 डेली के मरीज मर रहे हैं डेली की, और अब बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये आप जो बात बता रही हैं, बात ये है कि हर दुनिया के मुल्क में आप कोई जितने भी मुल्क है, चाहे यूरोपियन है चाहे अमेरिकन है, एक दिन वो कहते हैं जी हम बाहर से आने वाले लोगों को बंद कर रहे हैं, एक दिन वो कहते हैं अच्छा जी अब हम दोबारा अलाउ कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया ये एक नई ये जो वबा ये है कोरोना की, कोई भी मुल्क से आप मुझे एक मुल्क का दुनिया में नाम ले दें जो डेवलप मुल्क में जो इनसे बड़ा अच्छी तरह से डील कर सका है, तो ये इसको हमने फिर भी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर तो आ ही यूके से रही है ना। लफ्ज पाकिस्तान से सीखा, और जिस तरह हमने अपने गरीब तबके को उस वक्त ये जो हमारा प्रोग्राम है उसके थ्रू हमने जिस तरह से उन तक पहुंचे और उनकी मदद करने की कोशिश की, और कारोबार पूरी तरह से बंद करके जैसे कि इंडिया ने किया था, इतना वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग जो थे वो बिल्कुल भूख और अफलास की नजर हो गए थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने इसको अवॉइड किया। अब लेकिन शमसा साहिबा हम अब उन ममालिक से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो लोग जो खुद वैक्सीन बना रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो बना रहे हैं, तो हमारे पास तो ना तो वैक्सीन बनाई जा रही है ना हम मंगवा रहे हैं। तो हमें एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए था ना, जो बाहर से लोग आ रहे थे एटलीस्ट उनको चेक कर लेते, उनका टेस्ट कर लेते, उन्हें क्वारंटाइन कर लेते, फिर पाकिस्तान में आने देते। कहते हैं वैक्सीन आ रही है, आएगी क्या? और अब ये सूरत हाल है कि अब ये एक खेप तो बहुत बड़ी वैक्सीन की पहुंच चुकी है, दूसरी भी आ रही है, और दूसरा ये बिल्कुल कल आपने शायद इनका हुआ था अपना जो एनसीओसी के हेड है असद उमर साहब, वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल हम देखते हैं इस बात को भी कि जो हमारी प्राइवेट ये फर्म्स है, मेडिकल फर्म्स है, उनको हम बिल्कुल वो अलाउ करें कि वो भी अगर ये मेडिसिन बनाना चाहते हैं। तो ये देखें सारी चीजें देखें, ये एक जो नई चीज होती है उसमें यह नहीं कि किसी की कोई बदनीयती है या कुछ है, ये सीखते हैं, आप देखते हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेस्ट सूटेबल है उसके मुताबिक हमने उसके बिहेव करना है। आप ये तो माने कि पाकिस्तान के लोगों की नहीं, अब पेशेंट की तादाद भी तो चेक करें ना। पहले एक घर से एक बंदा या 2 बंदे आते थे, अब पूरे के पूरे खानदान आ रहे हैं अस्पतालों में। ने बाकायदा तारीफ की कि ये जो है पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह डील किया। पहली लहर आप कह रही कि इन्होंने कुछ किया नहीं, जो पहली लहर आई थी और दूसरी उसमें बहुत अच्छी तरह से डील किया, उन्होंने बाकायदा नाम लेके पाकिस्तान का। शमसा साहबा ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है, हम इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं करते। मेरी बात सुने, इसको हम इख्तलाफी नहीं बनाना चाहते। अगर आप कोरोना को कंट्रोल करें, अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, लोगों के लिए सहूलत पैदा करें और वैक्सीन मंगवाएं, वैक्सीन पाकिस्तान में बनाएं, जो भी करना है कोई करके दिखाएं। हम तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली कुछ चीज नजर आए। इसी हवाले से जो मशवरा दिया है, एक उसमें जो डिले हुआ उसकी वजह से, लेकिन अभी तो आप देखिए और डिले नहीं होनी चाहिए ना मैडम, मैं यही कह रहा हूँ, डिले नहीं होनी चाहिए। डिले हो रही है ये वो टेक्निकल ऐसा मसला था कल पूरा असद, हम तो हर चीज का आगे जवाब देते हैं। चलिए शमसा साहब इस पे आपका पॉइंट आ गया, अगले सवाल की जानिब जाने दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि स्मार्ट या माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं होता, या तो लॉकडाउन होता है या नहीं होता है, इसलिए कोरोना से रोकथाम के लिए इंटरसिटी लॉकडाउन का होना बहुत जरूरी है। तो क्या आप क्या देखती हैं कि अब ये तो ऑलरेडी कर दिया ना लॉकडाउन, आप देखते और ये कब ये उनके कहने के बाद हुआ? इसके लिए क्यों उनका कहना वज़ीर आला सिंध ने कहा तब हुआ या पहले आपने सोच रखा था? वो तो वैसे ही वो तो अपने आप को वैसे ही बहुत बड़ा प्रोफेसर समझता है कि जुबानी बातें ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बिल्कुल हमने तो कर दिया, वो तो अभी वो कह रहे हैं ना कि इंटर प्रोविंशियल और इंटरसिटी हम बंद कर रहे हैं। हमने तो ऑलरेडी इंटरसिटी बुझारत सर का यहाँ पे आप देखें कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने इसको बंद किया है।
تو یہ چیزیں جو ہے دیکھیں یہ صرف یہ اس کے لیے بہتان بازی کے لیے کہ جس نے یہ جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا ہم یہ کر رہے ہیں وفاقی نے نہیں کیا ہم نے تو آلریڈی بند کیا پنجاب نے تو پوری شادیوں کو ہر قسم کا وہی سندھ بھی کر رہی ہے اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی اور ایسے ڈال کے جملے تو اپنے آپ کرتے تو ہیں لیکن کرتے اس وقت ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے آخری بات جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر آپ کرتے ہیں گورننس ہوتی ہے پی 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 کی اور پی ایم ایل نواز کی تو میں کہتی ہوں پنجاب اور سندھ تو آسمان کو ٹچ کر چلے جاتے شمسا صاحبہ آخری بات بالکل ٹچ کر رہا ہوتا ہے شمسا صاحبہ آخری بات نیچے گئے پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا تو جاتے جاتے میں ایک آخری جو ہے وہ خود اپنا کام کریں گے اور اداروں پہ ملک چلے گا شخصیت پہ ملک نہیں چلے گا شمسا صاحبہ آخری بات کہ وفاقی وزیر جو تھے طارق بشیر چیمہ صاحب انہوں نے اپنی پوری فیملی کو گھر میں بلا کر ٹیم کو بلوا کر گھر پہ ویکسین لگوائی جبکہ ایک تو یہ غلط تھا کہ اگر عام انسان کی بات کی جائے تو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے اسے جانا پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے گھر پہ لگوائی تو اس میں ایج لیمٹ کوئی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو 50 یا 60 سال کی ایج کا ہوگا تو ینگ لوگوں نے ویکسین لگوائی جہاں پاکستان میں جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کو ویکسین نہیں مل رہی ہے 50-60 سال کے لوگوں کے بھی پراپر ویکسین موجود نہیں ہے دوسری طرف گھر پہ بلا کر لگوائی جاتی ہے پروٹوکول کے ساتھ یہ میرٹ ہے یہ میرٹ ہے آپ کا اسی پوائنٹ پہ کل یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر تو اس میں کوتاہی ہے سینٹر کی تو جو سینٹر کے لوگ ہیں NCOC کے ان سے پوچھا جائے گا اگر پنجاب میں ہوا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا اور یہ ہمیں ضرور پوچھے اس طرح میرٹ کی دھجیاں نہ اڑائیں میڈم چلے شمسا صاحبہ تھینک آپ کا پوائنٹ آ گیا طاقتور بندہ ہے وہ تو جو بھی کام چاہے اپنی مرضی سے کر لے یہاں تک کہ جب نیب میں بھی جائے تو پتھر ساتھ لے کے جائے اور نیب کو پتھر مارے تو یہ تو ہمارا یہ میرٹ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو اسی طرح سے دیکھیں تھوڑی بات کہیں ہو جاتی ہے یا تو پھر ہائی لائٹ ہوگی ہے نا میں تو میڈیا کو بھی لیکن شمسا صاحبہ ان کا بیانیہ تو نہیں تھا نا کہ میرٹ پہ ہر کام کیا جائے گا اس چیز کو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ ریاست مدینہ کی بات تو خان یہ صاحب بڑی نے اچھی کی بات تھی نا میڈم آپ نے کی ہے کہ آپ نے کنڈیم کیا ہے بہت اچھی بات ہے بالکل کنڈیم کرتے ہیں اس میں کیا بات ہے دیکھیں کوئی بھی جو ہے یہ تو یہ جو ایک یہ ہیلتھ کا چلے آپ کیا دیکھتی ہیں اسی میں بھی پرائورٹی اپنے اس پہ لینا اپنے اس واقعے کے بعد اگلی کوئی ایسی مثال نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ بہت زیادتی ہے بالکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس بات کو چلے شمسا صاحبہ تھینک یو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ اور محمد اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے تھینک یو اس کے ساتھ ہی بات بنانے کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان ویلکم بیک ناظرین